जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्यनिषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो एडम स्मिथ। दूसरा प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, एक बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये एडम स्मिथ का कथन है। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है एडम स्मिथ। चौथा प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है निजी स्वामित्व। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पे औसत होगा। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, एग्जाम के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे एग्जाम तक आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, गोवा राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 7वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी बार बताया है, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। और इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या है असंगठित क्षेत्र। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, असंगठित क्षेत्र।
आर्थिक नियोजन एक विषय है, यानी आर्थिक नियोजन ये किस सूची का विषय है? फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। डेट जरूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत के प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर है, याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956 तक, 52 नहीं होगा, 1951 से 56 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल यहाँ पे लिख देते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 1966 से 69 इस बीच योजना अवकाश थी, याद रखना है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब है चयनित आधारभूत उद्योग। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? देखिए ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अभी याद कर लेंगे। छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? तो किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना, ये छिपी बेरोजगारी कहलाता है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करें। भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है संरचनात्मक बेरोजगारी है, याद रखिएगा। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 17वें प्रश्न का आंसर है वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य में सतत वृद्धि, ये मुद्रास्फीति का अर्थ है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे 18वें प्रश्न का आंसर है क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है स्मार्ट मनी शब्द का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी याद कर लीजिए। छठी पंचवर्षीय योजना में कब? तो 12 जुलाई 1982 को। ध्यान रखेंगे किस समिति के सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। सस्ती मुद्रा से क्या आशय है?
चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? तो यहाँ पे 20 का आंसर है कम ब्याज दर। ये सस्ती मुद्रा का मतलब होता है कम ब्याज दर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? चलिए ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 21 लिखकर आपको आंसर बताना है। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क करें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो हमने आपको पहले भी बताया था, याद रखिएगा, जुलाई 1969 में। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ये है रेपो दर। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, रेपो दर। आगे देखिए, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो भारत में कौन सी कृषि वित्त का स्रोत है? याद रखिएगा, सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये 2004 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। चलिए आप सभी 26 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम फसल बीमा योजना जो है 1972 में प्रारंभ किया गया था, और 1 अप्रैल 1985, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1985 से इसे नियमित और व्यापक स्तर पर अपनाया गया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1985 है, 1972 नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 1985, याद रखिएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतीय हीरा संस्थान ये सूरत में स्थित है। आगे देखिए, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रक्रम की उपक्रम है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार की उपक्रम है? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करें। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1948 में। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण कौन से है इसमें? तो याद रखिएगा संपदा कर, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, याद रखिएगा। और क्या क्या हो सकता है? तो आयकर, पूंजीगत कर, ये सभी प्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष है। चुंगी कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? चलिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा टैक्स बताना है केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो याद रखिएगा ये प्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था विक्री कर यानी विक्रय कर, ये अप्रत्यक्ष कर है, ना कि प्रत्यक्ष कर। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे 33 का आंसर क्या होगा? मनोरंजन कर। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मनोरंजन कर।
15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए, वित्त आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है। वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन, एन.के. सिंह, याद रखिएगा। आगे देखिए, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? फ्रांस में। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों राजा चलैया समिति ये संबंधित है कर सुधार से। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर सुधार से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। पूंजी व्यापार किससे संबंधित है? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पूंजी व्यापार किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर है शेयर बाजार से संबंधित है। पूंजी बाजार। पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो देखिए इसका भी वही होगा, शेयर बाजार से, याद रखिएगा। आगे देखिए, कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? तो ये है सेबी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए सेबी की स्थापना कब होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।